नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। केरल का नाम बदलकर होगा केरलम। केंद्रीय कैबिनेट ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। श्रीनगर में बनेगा नया एयरपोर्ट टर्मिनल। जूट की एमएसपी 275 रुपए बढ़ी। एसेट मोनेटाइजेशन से 5 साल में 17 लाख करोड़ जुटाएगी सरकार। नीति आयोग ने जारी किया एसेट मोनेटाइजेशन फेज 2 का रोड मैप। अलग अलग सरकारी कंपनियों की जमीन, इंफ्रा, लीज और हिस्सा बिक्री का लक्ष्य तय। खराब ग्लोबल संकेतों ने बिगाड़ा बाजार का मूड। सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा फिसल कर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दबाव। आईटी शेयरों में भारी बिकवाली। इसी साल हो सकती है स्पेक्ट्रम की नीलामी। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने 9 स्पेक्ट्रम बैंड की नीलामी की सिफारिश की। स्पेक्ट्रम वापसी की प्रक्रिया आसान होगी। व्हाट्सएप अपने पेरेंट कंपनी मेटा के साथ नहीं कर रहे हैं डाटा शेयर। सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा, कहा आगे भी करेंगे कानून का पालन। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ सरकार का बड़ा कदम। 14 साल की हर बच्ची को लगाई जाएगी मुफ्त वैक्सीन। इसी महीने प्रधानमंत्री करेंगे अभियान की शुरुआत। सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव खबर। एनसीईआरटी की किताब में जुड़ा न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर चैप्टर। अदालतों में लंबित मामलों और जजों की आचार संहिता का उल्लेख। सिर्फ न्यायपालिका को टारगेट करने पर उठे सवाल। गर्मियों से पहले महंगा होने वाला एसी रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ने के चलते 15% तक बढ़ सकते हैं दाम। कंपनियों को इस साल बिक्री में 20% ग्रोथ की उम्मीद। टाटा सन्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के तीसरे टेन्योर के लिए बोर्ड बैठक में होने वाली बातचीत फिलहाल टल गई है। अब इसका फैसला जून में होने वाली बोर्ड बैठक में होगा। सूत्रों के मुताबिक आज हुई बोर्ड बैठक में इस मुद्दे पर सदस्यों के बीच मतभेद देखा गया। बताया जा रहा है कि टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा ने ग्रुप के कुछ नए बिजनेसेस में हो रहे घाटे का मामला उठाते हुए उस पर डिटेल चर्चा की मांग की है। हालांकि बोर्ड के अन्य सदस्यों ने कहा कि ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट हैं और इन्हें फायदे में आने में वक्त लगेगा। ऐसी भी खबरें हैं कि नोएल टाटा ने चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति को लेकर कुछ शर्तें रखी हैं। हालांकि बैठक में से बाहर निकलने के बाद इन चंद्रशेखरन ने खुद कहा कि उन्होंने ही इस फैसले को बाद में लेने का अनुरोध किया है। इन चंद्रशेखरन का कार्यकाल फरवरी 2027 यानी अगले साल तक है। No. I recommended it should be deferred because that was a request made by one of the directors. केरल अब केरलम के नाम से जाना जाएगा। कैबिनेट ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव केरल सरकार की तरफ से आया था। इसके अलावा कैबिनेट ने 12,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी है। साथ ही जूट का एमएसपी भी बढ़ाया गया है। डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। प्रधानमंत्री मोदी के नए कार्यालय सेवा तीर्थ में आज कैबिनेट की पहली बैठक हुई थी। इस बैठक में 8 फैसलों को मंजूरी दी गई है। सबसे पहले केरल सरकार ने केरल का नाम बदलने का प्रस्ताव भेजा था, तो कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी है। अब केरल का नया नाम केरलम होगा। इसके साथ साथ जूट का एमएसपी बढ़ाने को भी हरी झंडी मिल गई है। 275 रुपये प्रति क्विंटल जूट का एमएसपी बढ़ाया जाएगा। इससे सरकार के ऊपर करीबन 430 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्चा होगा। इसके साथ साथ श्रीनगर के अंदर नया एयरपोर्ट बनाने, टर्मिनल बनाने को भी हरी झंडी दे दी गई है। गिफ्ट सिटी का मेट्रो विस्तार को भी हरी झंडी कैबिनेट ने आज दे दी है। इसके साथ साथ पावर ग्रिड की जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट की सीमा थी वो 5,000 करोड़ रुपए थी, लेकिन कैबिनेट ने अब उसको बढ़ा दिया है, उसको 7,500 करोड़ रुपए कर दिया। अब जो पावर ग्रिड है वो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इसके तहत बिड कर पाएगी। इसके साथ साथ 3 नए रेलवे प्रोजेक्ट जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, बिहार के अंदर है, इनको भी कैबिनेट ने आज मंजूरी दी है। तो ये 12,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं जिनको कि कैबिनेट की तरफ से हरी झंडी मिली। और व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा एफिडेविट दायर करके कहा है कि कंपनी मेटा के साथ डेटा शेयर नहीं कर रही है।
कंपनी ने भी ये भी कहा है कि वो किसी भी तरह के कानून का उल्लंघन नहीं कर रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को फटकार लगाई थी और चेतावनी भी दी थी। खबर पर पूरी डिटेल जानकारी दे रहे हैं आसिम मनचंदा। 2021 में व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी जारी की थी और अपने यूजर से कहा था कि अगर आप इसको मंजूरी देते हैं तो कंपनी उपभोक्ता का डाटा अपनी पेरेंट कंपनी मेटा के साथ साझा करेगी। उसके बाद सीसीआई ने इस पूरे मामले की जांच की। सीसीआई ने पाया कि कंपनी अपने एकाधिकार का इस्तेमाल कर रही है, तो सीसीआई ने कंपनी के ऊपर 213 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। मामला एनसीएलटी पहुंचा। एनसीएलटी ने जुर्माने को बरकरार रखा और उसके बाद कंपनी ने जुर्माने को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दी। पिछली बार जब 3 फरवरी को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी तो सीजीआई ने कंपनी को फटकार लगाई थी, कंपनी को चेतावनी भी दी थी कि आपको भारत के कानून नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप देश छोड़ करके जा सकते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था। कंपनी ने अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया। हलफनामे में कंपनी ने कहा है कि वो अपना डाटा अपनी पेरेंट कंपनी मेटा के साथ साझा नहीं कर रही है और भारत के जो डाटा के नियमों का वो सही तरह से पालन कर रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर कोई भी अपना व्यू पॉइंट नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई अब 19 अप्रैल को करेगा। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत 14 साल की हर लड़की को एचपीवी की वैक्सीन लगेगी। 14 साल की लड़कियों को निःशुल्क ग्रेडासिल वैक्सीन लगाई जाएगी। ये एक सिंगल डोज वैक्सीन होती है। सूत्रों के मुताबिक इस महीने के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एचपीवी अभियान की शुरुआत करेंगे। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में अब स्कूल की किताबों में भी पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर एक चैप्टर शामिल किया है। इस मुद्दे पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। क्या है पूरी डिटेल्स बता रहे हैं रोहन सिंह। जिस पूरे विवाद की वजह है सोशल साइंस की वो टेक्स्ट बुक जो कि अभी अभी एनसीईआरटी ने लॉन्च की है और इसमें से एक चैप्टर है द रोल ऑफ जुडिशरी इन आवर सोसाइटी। इसका एक सब सेक्शन है जिसमें कि करप्शन इन जुडिशरी की बात की गई है। इसमें जो मुख्य कारण बताए गए हैं न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के लिए, उसमें बहुत ही जो कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया होती है उसे कारण बताया गया है। जो जजेस की कमी है अदालतों में उसके बारे में बात की गई है। साथ ही ये भी बताया गया है कि किस तरीके से देश भर में अलग अलग अदालतों में करोड़ों मामले सालों से लंबित है उसकी बात की गई है। साथ ही इसमें पूर्व जो मुख्य न्यायाधीश हैं बी आर गवई, उनका एक कोट भी रखा गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि जब जुडिशरी में करप्शन बढ़ता है तो लोगों का विश्वास जुडिशरी से कम होने लगता है। इस बात को रखा गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि किस तरीके से जो पब्लिक ग्रीवांस सिस्टम है उसमें इस तरह के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस बारे में ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ जुडिशरी की बात क्यों की जा रही है, जुडिशरी के भ्रष्टाचार की बात क्यों की गई है, बाकी संस्थाओं की बात क्यों नहीं की जा रही है। हालांकि सरकार ने अब तक इस बारे में कोई रिप्लाई सरकार या शिक्षा मंत्रालय की तरफ से अब तक नहीं आया है। इधर नीति आयोग ने एसेट मोनेटाइजेशन के दूसरे चरण का रोड मैप जारी किया है। दूसरे चरण में 5 साल में करीब 17 लाख करोड़ के एसेट्स मोनेटाइज किए जाएंगे। क्या है पूरा रोड मैप, बता रहे हैं लक्ष्मण रॉय। दरअसल अगले 5 साल में सरकार की किस किस संपत्ति को लीज पर दिया जाएगा, कौन कौन सी सरकारी कंपनी में हिस्सेदारी बेची जाएगी, इसका नीति आयोग ने एक रोड मैप जारी किया है जिसको कह सकते हैं कि एसेट मोनेटाइजेशन का दूसरे चरण का रोड मैप है। इसके तहत 2029-30 तक, कारोबारी साल 2029-30 तक 16.72 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। और कंपनी के हिसाब से देखें तो बीएसएनएल की जगह जगह कई सारी जमीनें हैं, तो ऐसे 38 लैंड पार्सल, 38 जमीनों को चिन्हित किया गया है जिसको सरकार मोनेटाइज करके 2400 करोड़ रुपए जुटाएगी, इसका लक्ष्य रखा गया है। होटल अशोका, होटल सम्राट दोनों को निजी क्षेत्रों के हाथों में दिया जाएगा, उसका ऑपरेशन को दिया जाएगा। उसकी कुछ जमीन खाली है उसको लीज पर दिया जाएगा। इसके जरिए होटल अशोका से भी और होटल अशोका से 820 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। होटल सम्राट से 380 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। रेलवे सेक्टर की 7 अलग अलग सरकारी कंपनियां हैं, उन सरकारी कंपनियों में सरकार आंशिक हिस्सेदारी बेचेगी और उसके जरिए करीब 83,700 करोड़ रुपए
सरकार जुटाएगी अगले 5 साल में। दूसरी महत्वपूर्ण बात है पावर सेक्टर को लेकर। NHPC, SJVNL जो 2 कंपनियां, उनके जो प्रोजेक्ट है उनको मोनेटाइज करके करीब 12,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया अगले 5 साल में। पावर ग्रिड ट्रांसमिशन जो PGCIL है, उसके ट्रांसमिशन लाइन को मोनेटाइज करके 33,500 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। गेल में सरकार OFS के जरिए हिस्सेदारी बेचेगी, करीब 3100 करोड़ रुपए सरकार यहां पे जुटाएगी। पोर्ट सेक्टर में सबसे ज्यादा 1.2 लाख करोड़ रुपए सरकार जुटाएगी मोनेटाइज करके, पोर्ट को मोनेटाइज करके, जो बर्थ होते हैं उनको मोनेटाइज करके, पोर्ट टर्मिनल को मोनेटाइज करके। NTPC के दिल्ली के बदरपुर में कई सारी जमीनें हैं NTPC की, वहां पे सरकार उस जमीन को लीज पर दे करके करीब 32,000 करोड़ रुपए जुटाएगी, इसका लक्ष्य रखा गया है। कोल सेक्टर में भी, कोल सेक्टर की सरकारी कंपनियां, उनकी सब्सिडरी है, उन सब्सिडरी में सरकार हिस्सेदारी बेच के पैसा जुटाएगी, इसका लक्ष्य करीब 48,350 करोड़ रुपए रखा गया है। तो ये अगले 5 साल इस मोर्चे पे काफी ज्यादा हलचल आपको देखने को मिलेगी। और जो पूरा रोड मैप दिया गया उसमें यह भी बताया गया किस साल किस कंपनी में मोनेटाइज के जरिए कितना पैसा जुटाया जाएगा। ट्रेड डील से पीछे हटने वाले देशों को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त चेतावनी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा है कि ऐसे देशों को ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। इधर अमेरिका में ही ड्यूटी रोक को रिफंड करने को लेकर मांग उठने लगी है। पूरी खबर की डिटेल बता रहे हैं लक्ष्मण रॉय। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ट्रंप टैरिफ का अवैध घोषित करने के बावजूद कई देशों पर ट्रंप के टैरिफ का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। दरअसल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध घोषित किया, ट्रंप ने 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया था। वो 10% टैरिफ अभी से लागू हो चुका है और उसके कुछ ही घंटे बाद ट्रंप ने कहा कि हम इस 10% को बढ़ाकर 15% कर देंगे। हालांकि 15% वाले जो बयान है उसका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अभी तक नहीं आया है, यानी अभी तक वो लागू नहीं हुआ है। लेकिन इस बीच हुआ क्या कि कई सारे देश जो हैं वो जो ट्रेड डील किए थे उस ट्रेड डील को फिलहाल के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिए, उस पर आगे बढ़ने से मना कर दिए। तो अब ट्रंप ने एक नई चेतावनी जारी की है। उस नई चेतावनी में कहा गया है कि जिन जिन देशों ने ट्रेड डील कर लिया था, ट्रेड डील का वादा कर लिया था, जो ट्रेड डील के तहत बातचीत के जरिए जो टैरिफ को तय किया गया था उससे पीछे ना हटे, क्योंकि अगर पीछे हटेंगे तो उनको उससे ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है, उनको उससे ज़्यादा ट्रंप का टैरिफ चुकाना पड़ सकता है। और इसके लिए कई सारे रास्ते उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा भी है। उन्होंने ये भी कहा है एक लाइसेंस फी लगाने पर विचार कर रहे हैं। उन देशों पर लाइसेंस फी लगाया जा सकता है। वो लाइसेंस फी लगने के बाद जो टैरिफ है वो कहीं ज़्यादा हो जाएगा जो इन्होंने ट्रेड डील के तहत तय किया था। तो एक तरफ से ट्रंप अलग अलग रास्ते तलाश रहे हैं टैरिफ को बढ़ाने को लेकर के, 10 से बढ़ाकर 15% और 15% से भी ज़्यादा भी लग सकता है कई देशों पे जो लाइसेंस फी की वकालत यहाँ पे कर रहे हैं वो। हालांकि इसके बारे में कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी नहीं किया गया, लेकिन हमेशा तलवार लटक रही है कि ट्रंप टैरिफ कब और ज़्यादा बढ़ जाए। इस बीच यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि हम फिलहाल ट्रंप के साथ या US के साथ जो ट्रेड डील हुई है उससे जुड़े हुए बिल पर फिलहाल वोटिंग नहीं करेंगे, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। दूसरे कई देश जिनके साथ अमेरिका ने ट्रेड डील की थी वो भी अपने ट्रेड डील को फिलहाल ठंडे बस्ते में डालने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ट्रंप का ये नई चेतावनी कि हम वापस से टैरिफ ज्यादा बढ़ा सकते हैं, अलग अलग कानून को के जरिए रास्ता तलाश रहे हैं। लाइसेंस फी का यहाँ पे जिक्र किया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में काफी ज्यादा हलचल यहाँ पे बनी रहेगी। एक चीज और, अमेरिका में सरकार के भीतर से आवाजें उठनी शुरू हो गई है कि आप ड्यूटी ना बढ़ाएं। यहाँ तक कि जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने एक बिल लाया और कहा है कि ड्यूटी जो आपने वसूला तो ड्यूटी को वापस करिए, ब्याज समेत वापस करिए, 180 दिन के भीतर वापस करिए। तो वहाँ पर भी चीजें काफी तेजी से बदल रही है। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों तक ट्रंप टैरिफ को लेकर हर रोज एक नई खबर और हर रोज एक नई संभावनाएं बनी रहेगी। कब टैरिफ बढ़ता है और कब कब इसका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन होता है, कब ये लागू होता है। और लक्ष्मण रॉय के साथ देखिए आज आवाज अड्डा में भी इसी विषय पर एक बड़ी चर्चा बड़े एक्सपर्ट्स के साथ। ट्रंप का टेरर और टैरिफ की नई धमकी, शाम 7:57 पर। और गर्मियों से पहले एयर कंडीशनर महंगा होने वाला है। एयर कंडीशनर्स की कीमत में 5 से 15% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। कंपनियों का कहना है कि कच्चे माल की लागत लगातार बढ़ रही है और इसी कारण अब कीमतों में बढ़ाना मजबूरी हो गई है। इधर कंपनियों ने नए लॉन्चेस भी शुरू कर दिए हैं। वोल्टास के इस साल AI वाले AC लॉन्च हुए हैं। वोल्टास लिमिटेड के MD मुकुंदन मेनन का कहना है कि इस बार बिक्री में 20% वृद्धि भी हो सकती है। In a normal air conditioners, you set the temperature, you set the airflow, the fan speed, you set the lower setting. What a predictive adaptive AI machine of Voltas does is it learns from the usage pattern. That means it sees that over the last 7 days, how have you been using the air conditioner?
and it starts predicting that and it starts adapting automatically. The advantage of that is that you don't have to do all this yourself. That entire automation of this goes on to the air conditioner. It learns from your usage and automatically adjusts to the thing. So it's a huge convenience factor. स्पेक्ट्रम की नीलामी इसी साल हो सकती है। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने दूरसंचार विभाग को 9 स्पेक्ट्रम बैंड की नीलामी की सिफारिश की है। ये नीलामी 20 साल के लिए की जाएगी। दिवालिया कंपनियों से स्पेक्ट्रम वापस लिया जाएगा। कोई भी कंपनी 35% से ज़्यादा स्पेक्ट्रम नहीं ले पाएगी और 6G स्पेक्ट्रम खरीदने वाली कंपनी 4 साल तक ट्रायल कर सकेगी। 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम 24 साल के लिए मिलेगा। ट्राई ने स्पेक्ट्रम वापसी की प्रक्रिया आसान करने की भी सिफारिश की है। और यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें अभी और भी है। तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज खराब ग्लोबल संकेतों ने बाजार का मूड बिगाड़ दिया। सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा फिसल कर बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दबाव रहा। मार्केट की डिटेल्स बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन आज भी अगर हम ग्लोबल क्यूज की बात करें तो नेगेटिव साइड में ही देखने को मिले थे और वही रिफ्लेक्शन आज हमें अपने इंडियन मार्केट में भी आता हुआ दिखाई दिया है। कल हमने देखा था कि वहां पे आईटी शेयर्स में भारी बिकवाली देखने को मिली थी और आज इंडियन आईटी कंपनीज भी भारी बिकवाली यहां पे भी देखी गई है। कल आईबीएम का शेयर वहां पे करीबन 13% की गिरावट के साथ बंद हुआ है और वही जो एआई का डर है वो अभी भी बाजार में बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि इंडेक्स किस तरीके से एक पिटाई के साथ बंद होते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा बाकी के सेक्टर्स की बात करी जाए तो कुछ सेक्टर ऐसे थे जहां पे हमें चुनिंदा बाइंग देखने को मिली, लेकिन रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स में जो हमें सेलिंग प्रेशर है वो और भी ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी आईटी देखिए जरा, 5% की करीबन गिरावट यहां पे आई है। ऑटो पेन में था, कैपिटल मार्केट, डिफेंस। बाइंग हमें सेलेक्टिवली कहां देखने को मिली है? एफएमसीजी, मेटल, फार्मास्यूटिकल, ऑयल एंड गैस और साथ में जो पीएसयू बैंक्स थे यहां पे थोड़ा सा जो खरीदारी का मोमेंटम है वो बना हुआ था। अब अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में देखा जाए तो निफ्टी में एनटीपीसी, कोल इंडिया और जेएसडब्ल्यू स्टील में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया है। लीगल लूजिंग स्ट्रीक की बात कर ली जाए तो आपको मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक यहाँ पे नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री में जो दिखेंगे वो आईटी पैक से हैं। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इन्फोसिस और इटर्नल आज खबरों में बना हुआ था। सुबह से हम चैनल में इसके ऊपर डिस्कस भी कर रहे थे। और आईटी में तो देखिए हाल बहुत ही ज्यादा बेहाल है। लगातार ये गिरावट, और गिरावट कोई 1-2% की नहीं है बल्कि देखिए 6-6, 7-7% तक इंटेंसिफाई होती हुई दिखाई दी है। एलटीआईएम, टेक महिंद्रा, एलएनटी टेक सर्विसेज, इसके अलावा इन्फोसिस, टेक केम, विप्रो, हर जगह जो पेन है वो काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट आज टेक्सटाइल स्टॉक भी काफी पिटाई के साथ बंद हुए हैं बिकॉज यहाँ पे जो इंसेंटिव है उसको 50% तक और घटा दिया गया है। अब इंसेंटिव घट गया तो जो कंपनीज का कॉस्ट बर्डन है वो और भी ज्यादा आता हुआ दिखाई देगा। ग्लोबल मार्केट में जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो भी हमें कम होती हुई दिखाई देगी। तो उस लिहाज से आज टेक्सटाइल स्टॉक भी काफी ज्यादा फोकस में थे। उसके बाद ही देखिए 5% तक की जो गिरावट है वो आज के सत्र में देखी गई है। लेकिन हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन काफी पेनफुल रहा है और आईटी में गिरावट का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। 2008 के बाद निफ्टी आईटी में एक महीने में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इस दौरान इंडेक्स 20% से ज्यादा फिसला है। क्या है वजह, बता रही हैं नुपुर जैन कुनिया। एक्चुअली डबल डेंट कह सकते हैं क्योंकि कल एंट्रोफिक का एक केस बना था और सुबह एक वायरल हुई पोस्ट सिट्रिनी की जो रिपोर्ट आई थी रिसर्च। एक्चुअली ये रिसर्च हाउस देखे तो जैसे हमारे इंडिया में ब्रोकरेज हाउसेस होते हैं जो रिपोर्ट्स निकालती है, वैसे ही ये एक रिसर्च हाउस है जिसने एक रिपोर्ट निकाली है 2028 ग्लोबल इंटेलिजेंस क्राइसिस की, और इसकी वजह से एक डबल डेंट, डबल इम्पैक्ट जो है आज आईटी स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। भारी गिरावट के साथ कारोबार फिलहाल आपको नजर आएगा। 2008 के बाद हमने देखा है कि मंथली बेसिस पे 20%, 22% की कमजोरी यहाँ पर आती हुई दिखी है। अब ये रिपोर्ट क्या कहती है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये इतनी वायरल हो रही है कि आज सब इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसमें क्लियरली रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि 2027 तक टीसीएस,
इन्फोसिस और विप्रो के जितने भी बड़े ऑर्डर है वो शायद रद्द हो सकते, इसका पूरा अंदाज़ा यहाँ पे लगाया जा रहा है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल है, आउटसोर्सिंग जो की जाती है, ह्यूमन कोडिंग, उसकी पूरी तरह से रिप्लेस करता हुआ दिखेगा। तो इतनी इस रिपोर्ट में ये जो सामने आई है खबर, उसके बाद से लगातार और भी कमजोरी आईटी स्टॉक्स में देखने को मिली है। हालांकि कल डेफिनेटली यूएस के बाजार में भी कमजोरी थी। एंट्रोपिक का जो नया टूल है उसकी वजह से कोबेल जो आईबीएम का एक प्रोडक्ट है, काफ़ी मेन कारोबार वहाँ से आता है, उस पर भी उस पर बड़ा इम्पैक्ट होने के चलते आईबीएम के शेयर में कल हमने देखा था कि कमजोरी आती हुई दिखी। तो लगातार चिंताएं एआई से जो है वो जुड़ी हुई है, लेकिन जो आज ये वायरल पोस्ट हुआ है, ये जो रिपोर्ट सामने आई है, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट आज देखने को मिल रहा है। स्पेशली जो प्रोडक्ट आईटी रिलेटेड सर्विसेज है जो देती है, जैसे कि पर्सिस्टेंट हो गए, एलटीआई माइंडट्री, कोफोर्ड, ये सारी कंपनीज ज़्यादा फोकस में। वो देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए इनपुट्स पर QCOs जैसे नॉन टैरिफ बैरियर हटाने पर सरकार विचार कर रही है। हालांकि इसमें जल्दबाजी नहीं की जाएगी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक केस टू केस बेसिस पर मेटल, मिनरल्स, केमिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर लगे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स में ढील दी जा सकती है। क्या है पूरी डिटेल, बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इनपुट्स के इंपोर्ट पर नॉन टैरिफ बैरियर्स में ढील देने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि नॉन टैरिफ बैरियर में खासतौर से जो QCOs हैं, यानी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स, उनको रिलैक्स करने पर बात चल रही है। इसमें जो सेक्टर्स हैं, मिनरल्स, मेटल्स, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, फुटवेयर जैसे आइटम्स हैं जिनमें रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट्स की ज़रूरत होती है और इंडस्ट्री इसको लेकर काफ़ी प्रभावित हो रही है। इसे लेकर केस टू केस बेसिस पर रिव्यू करने का काम चल रहा है। DPIIT जो नोडल मिनिस्ट्री है वो विभिन्न मंत्रालयों के साथ मिलकर काम कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि इसमें जितने भी इंडस्ट्री के जो कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस किया जाए, ताकि इंडस्ट्री को, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, उसको जो रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट्स आसानी से मुहैया हो सके और देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके। खासतौर से जो विभिन्न FTA सरकार कर रही है, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, उसमें भी कोशिश की जा रही है कि QCOs को लेकर सतर्कता बरती जाए। सरकार की कोशिश यही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ सरकार प्रोडक्ट क्वालिटी पर भी विशेष ध्यान दी जा रही है। तो दोनों मोर्चों पर बैलेंस किया जा रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और प्रोडक्ट क्वालिटी, इन दोनों में से किसी पर भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, इस पॉलिसी के हिसाब से सरकार काम कर रही है। अभी देश में करीब 723 प्रोडक्ट पर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स लगे हुए हैं। इन्हें धीरे धीरे आने वाले दिनों में रिलैक्स किया जाना है। त्योहार पर घर जाने वालों को कंफर्म टिकट मिलना अब भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। विशेष ट्रेनें चलने के बावजूद सभी यात्रियों को होली पर कंफर्म टिकट मिल पाना मुश्किल हो रहा है। इस होली पर क्या है स्थिति और प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां हैं, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मोहन झा अपने परिवार के साथ अहमदाबाद से पटना जाना चाहते हैं, लेकिन हर साल की तरह इस बार भी होली तक ट्रेन का टिकट ही नहीं मिल रहा है। हवाई किराया कई गुना ज़्यादा है। गुजरात में बिहार और यूपी के 20 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं जो ऐसी स्थिति का परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं। जाने का तो था, लेकिन टिकट के हिसाब से नहीं जा पा रहे हैं। पूरे फैमिली हैं और टिकट मिल नहीं रही है, टिकट के हिसाब से नहीं जा रहे हैं। तो प्लेन का ऑप्शन? प्लेन बहुत महंगा पड़ता है। जो 5,000 में मिलता है वो 15,000 मांगता है, 12,000 रुपया मांग। अपनी इतनी कैपेसिटी नहीं है जो कि उतना खर्च कर। स्पेशल ट्रेन चला करके कुछ प्रीमियम भाड़ा ले लें और प्रीमियम भाड़ा लेने के बाद 2 महीना, 2.5 महीना या 3 महीना पहले से बुकिंग करके अनाउंस कर दें ट्रेन की, जिससे कि सारे के सारे जितने भी लोग बुक कराए हुए हैं सभी कोई का वहां पे अपने अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच सके। देश के किसी भी राज्य के लिए, खासकर बिहार, ईस्टर्न यूपी और दिल्ली के लिए कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल है। हालांकि रेल प्रशासन ने होली को ध्यान में रखते हुए देश के अलग अलग हिस्सों से 1500 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। उत्तर रेलवे द्वारा खुद जो ट्रेन चलाई जा रही, पिछली बार 280 ट्रेन ट्रिप्स का परिचालन किया गया था। इस बार 350 से ज्यादा ट्रेन को अनाउंस किया गया है
और यदि दूसरे रेलवे द्वारा भी उत्तर रेलवे की तरफ जो ट्रेन हम आ रही हैं स्पेशल ट्रेन उनको भी काउंट करें तो ये संख्या करीब 1100 से ज्यादा होती है। तो कुल मिला के रेलवे की करीब 1100 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन रहेंगी जो उत्तर रेलवे के एरियाज को, यहाँ पे रहने वाले लोगों को, यात्रियों को सेवित करेंगी। पूरे इंडिया में के लेवल पे देखा जाए तो टोटल 1500 ट्रेनें चलाने का प्रावधान है इस बार का। और अहमदाबाद वासियों के लिए तो खुशखबरी है कि साबरमती से अहमदाबाद से हम बहुत सारी ट्रेनें चला रहे हैं। अहमदाबाद से पटना के लिए, अहमदाबाद से दरभंगा के लिए, असरवा से आगरा के लिए, ऐसी तमाम ट्रेनें जो कि लोगों का रिक्वायरमेंट है हम फुलफिल कर रहे हैं। लाखों परिवार त्योहार में अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन खुशकिस्मत लोगों को ही टिकट मिल पाता है। हर त्योहार में इस तरह की स्थिति हमें देखने को मिलती है। अगर इसके ऊपर कोई बड़ा एक्शन प्लान लिया जाएगा तभी जाकर स्थिति सामान्य हो सकती है। दीपाली नंदा के साथ केतन जोशी, अहमदाबाद। और सबको होली का इंतजार है, लेकिन ब्रिज में होली शुरू हो चुकी है। राधा रानी की नगरी में आज लड्डू होली खेली गई। श्री जी मंदिर परिसर में पुजारी और गोस्वामी समाज श्रद्धालुओं पर लड्डू बरसाकर होली की शुरुआत करते हैं। बरसाने में भक्त बड़ी धूमधाम से होली का आगाज कर रहे हैं। तो आप देखिए बरसाने की होली और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Co-powered by